हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्ट ऑफ साइंस। तो लास्ट जब अपन ने ये चैप्टर यहीं पे इसका एक पार्ट मतलब हाफ पार्ट ख़त्म हो चुका था। आज उसके बाद उससे आगे से अपन अगले जो टॉपिक्स बचे हुए हैं 3-4 टॉपिक्स उसको स्टार्ट करेंगे। और आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको उनके सॉल्यूशंस या फिर एक दिन वहाँ से सारे कमेंट्स देख के और फिर एक नई डाउट सेशन ले लेंगे अपन। तो आज अपन प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो ही गया था, मिनरल न्यूट्रिशन हो ही गया था। और इसके बाद अपन जो अगला टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करते हैं आज, नशीले पदार्थ। तो कल यहाँ तक अपन ने कर लिया था और आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो आज इसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं नशीले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस। आप जो अभी पढ़ा लास्ट जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए और उसको टाइम से रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि जब तक आपकी अगली एग्ज़ाम्स की अपडेट आती है तब तक आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। और तो इसको आप आगे स्टार्ट करते हैं। कल वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था तो आज थोड़ा उसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिए। तो अपना जो ये वाला टॉपिक है नशीले पदार्थ, उसको अपन शुरू करते हैं। नशीले पदार्थों का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है और वे अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। प्रत्येक नशीले पदार्थ मानव शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं तथा उन्हें स्थायी रूप से रोगी बना देते हैं। तो यहाँ पे नशीले पदार्थों के बारे में बताया गया है कि जैसा कि अपन जानते हैं कि नशीले पदार्थ जो होते हैं वो सीधे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि अपने मस्तिष्क में अपने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। एक बार जो इंसान नशीले पदार्थ लेने लग जाता है उसके बाद उसको दिमाग को उसकी आदत हो जाती है। तो वो चाहकर भी उसे छोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकते, इसीलिए। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा कुप्रभाव डालते हैं, उसे स्थायी रूप से रोगी बना देते हैं। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ व उनके कुप्रभावों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि कौन कौन से जो अपने समाज में आसपास जो अपन देखते हैं लोगों, कौन कौन से वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तथा उसके दुष्परिणाम क्या है। अपने आसपास अपन देखते हैं कि बहुत से लोग शराब पीना, गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब कितने हानिकारक हो सकते हैं अपने लिए, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा ये तो नॉर्मली जो अपन को देखने को मिलता है। उसके अलावा भी लोग ऐसी तरह की चीज़ों से नशा करते हैं। नशे की लत लोगों को इतनी अंदर तक पकड़ चुकी है कि वो ऐसी जो नशा करते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला जो नशीला पदार्थ है गुटखा। गुटखे से तो अपन सभी वाकिफ़ है क्योंकि हमारे आसपास हमारे समाज में गुटखा एक ऐसी आम चीज़ बन चुकी है। ये ऐसी ज़रूरत है जैसे लोगों को पानी की ज़रूरत होती है, उतनी लोगों को गुटखे की भी ज़रूरत है। अभी लॉकडाउन की वजह से इसकी प्राइजेज़ में इतना इजाफा हुआ है, फिर भी लोग उससे अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसीलिए इनको नशीले पदार्थ कहा जाता है। तो अपन शुरू करते हैं गुटखा। तो सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी डाला जाता है। जैसे कि सुपारी हो गई, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो जिससे सीमेंट वगैरह भी बनाई जाती है तथा मकान वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो संश्लेषित खुशबू है, संश्लेषित खुशबू होती है यानी कि जो आर्टिफिशियल, जो प्रकृति से नहीं बनी, जो इंसानों ने खुद बनाई है, उसे संश्लेषित खुशबू कहलाते हैं। जैसे कि अभी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर जूस वगैरह बनाते हैं तो, या फिर जो आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो आर्टिफिशियल कलर्स यानी फूड कलर का उपयोग किया जाता है, तो वो वैसे ही संश्लेषित खुशबू का भी उपयोग किया जाता है।
पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली में उपलब्ध है। पाउच संस्कृति का मतलब है छोटे छोटे पाउच में उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। महिलाएं एवं बच्चे भी उसके प्रयोग खुलकर करने लगे हैं। गुटखे के प्रयोग में से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई है, महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग खुलकर करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाएं या बच्चों की ही बात मतलब यहाँ पे की गई है। ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है गुटखा। ये चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, ये सबको नुकसान, सबके लिए समान समान स्थिति में नुकसानदायक प्रभाव डालते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत भी खराब सी है तो थोड़ी दिक्कत है। गुटखे के प्रयोग गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होते हैं। तो इससे पैसों का तो नुकसान है ही, साथ में शारीरिक नुकसान भी ये हमें पहुंचाता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। अब ये जो यहाँ पे रोग की बात की गई है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस की जो बात की गई है, तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस में होता क्या है, जब कोई इंसान बार बार गुटखा खाता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की, देखो चूने को अपन ने देखा है, अगर चूने में जैसे कि चूना हो गया पत्थर, चूना पत्थर पे अपन जैसे थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर बहुत जल्दी। तो बार बार जब कोई इंसान सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना जब खाएगा तो जो म्यूकस ग्रंथियाँ होती है, म्यूकस ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ जो अपने मुंह में होती है, तो वहाँ पे भी उनको लार बनाने में भी दिक्कत होने लग जाती है। साथ ही साथ जब वो ठीक से लार नहीं बना पाएंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। तथा उसके साथ जो जबड़े की मांसपेशियाँ हैं, बार बार वो गुटखा चबाने से वो उनमें ऐंठन आ जाती है, तो मुंह पूरी तरह खुल नहीं पाता। उसके अलावा संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसरजन होने की भी संभावना होती है। इसके अलावा जो ये पदार्थ होते हैं गुटखा, ये बॉडी में जाके, जैसे सिगरेट हो गई, तो ये कार्सिनोजन इनको बोलते हैं। ये कैंसर अपने शरीर में कैंसर जीन होते हैं तो उनको एक्टिव कर देते हैं, तो कैंसर होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है टोबैको। तो जो टोबैको या तंबाकू है, जैसे कि तंबाकू में गुटखा, जर्दा वगैरह इसमें भी आते हैं, बीड़ी सिगरेट भी इसमें आता है। तंबाकू पादप निकोटियाना टोबैकम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम। आप इनको वानस्पतिक नाम को लिख भी सकते हैं क्योंकि 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो 5 नंबर के आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी सेक्शन वाइज पूछे जा सकते हैं। तो आप इनके नाम को ध्यान रखिए, ये आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। अब अगली जो बात की गई है यहाँ पे तंबाकू में कुल, तो विज्ञान में आपने 9th क्लास में भी वर्गीकरण पढ़ा होगा, पादपों का वर्गीकरण, जंतु वर्गीकरण, या फिर RH वेटकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी है, पंच जगत अवधारणा जो है RH वेटकर की, तो उसमें भी कुल की बात की गई है। ठीक है, तो ये सोलेनेसी कुल से आता है, कुल को अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अपन किसी जानवर या किसी पौधे के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो जिनके गुण समान होते हैं, तो फिर उनको एक ही कुल में रखा जाता है। या फिर जब अपन वर्गीकरण आपके क्लासिफिकेशन का पार्ट होगा तो अपन उसमें इस पर अलग से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है निकोटियाना टोबैकम। सोलेनेसी जो कुल होता है उसके जो भी पौधे हैं उसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाए। तो जो बीड़ी सिगरेट में आपने देखा होगा सूखे पत्तों का चूरा जैसा ही वो होता है। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। तो यहाँ पे एल्कलॉइड, पहली बात तो एल्कलॉइड पे अपन बात करेंगे। एल्कलॉइड होते हैं नशीले पदार्थ को ही कह सकते हैं, जो बहुत बार जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो वो भी जब उनके बॉडी पे प्रोटीन वगैरह का असर धीरे होता है या फिर उनको बहुत जल्दी अपनी बॉडी
बॉडी शेप चेंज करनी होती है तो एल्केलॉइड का यूज करने लग जाते हैं, स्टेरॉइड्स का यूज करने लग जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो भी एक तरह के नशीले पदार्थ होते हैं। तो आप यहाँ से 2-3 चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि तंबाकू, इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम निकोटियाना टोबेकम, उसके अलावा इसका कुल है सोलेनेसी, ये पत्तियों से प्राप्त होता है, ये तो आपको याद रह जाएगा आसानी से। और निकोटीन नामक इसमें एल्कलॉइड पाया जाता है, तो इसमें कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? निकोटीन इसमें एल्कलॉइड पाया जाता है। ठीक है। अधिकांश लोग पान, गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। जो तंबाकू को बहुत से लोग हैं पान के साथ खाते हैं, गुटखे के साथ भी खाते हैं। कुछ लोग इसे पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह दांत व मसूड़ों पर मलने में करते हैं। तो इसका उपयोग लोग अनेकों प्रकार से करते हैं। कोई इसको पान के साथ खाएगा, कोई इसको गुटखे या चूने के साथ खाता है। इसके अलावा बहुत से जो लोग हैं, जो लाल मंजन पाउडर आता है, जो गाँव में बहुत प्रचलन है इसका, गाँव में बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। तो उसको दांतों और मसूड़ों पे मलने में, या उनको लगता है कि इससे दांत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो इसका इस तरह उपयोग करते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक है। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्म या अन्य रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। और तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ निम्न हैं। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि जो तंबाकू है उसके उपयोग से कौन कौन सी अपन को हानियाँ हो सकती है। ठीक है। तो पहली जो हानि है, तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक दिन अपन कैंसर टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अगली जो हानि है होती है तंबाकू से, वो तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। इसके बाद तो होता क्या है, जो निकोटीन होता है, निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, यानी वहाँ पे जाके जम जाता है ये। और वहाँ पे जाके जमने के बाद जो कल अपने पड़ा था, रक्तदाब बढ़ जाता है। जब धमनियों की दीवारें मोटी हो जाएंगी तो रक्त को निकलने के लिए वहाँ पे जगह कम बचेगी, और हृदय उसी रक्तदाब से उसको जब वहाँ पे भेजेगा तो हृदय पे भी दबाव आएगा, इसीलिए रक्तदाब इसकी वजह से बढ़ भी जाता है। और रक्तदाब की वजह से आपको बताइए कौन कौन सी बीमारियां, हार्ट स्ट्रोक वगैरह भी हो सकता है, या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी। अगली अगला जो अगला जो इसके उससे होने वाली हानि है, जो गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। तो जो बच्चा होता है, मतलब जो भ्रूण होता है, उसकी विकास की गति इसकी वजह से धीमी पड़ जाती है। उसके अलावा जो चौथे नंबर पर जो तो सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। ठीक है। इसमें एक कार्बन का परमाणु तथा एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर इसको बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो RBC, जैसे कल अपन ने पढ़ा था, जो लौह तत्व है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लौह तत्व जो HbO2 इस रूप में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को प्रत्येक ऊतक तक पहुँचाता है। तो जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो क्या करता है, इस HbO2 को, जो O2 है ना, O2 को इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने नहीं देता था कि, और उसके बाद क्या होता है, Hb इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ एक खुद जुड़ जाता है। ठीक है। अब जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा और ऊतकों में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगा, तो ये लाल रक्त कणिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। RBC जो होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, उसको भी नष्ट कर देता है, तथा रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है। तो बताया जैसे कि मैंने, कैसे वो रुधिर परिवहन तंत्र को कमज़ोर बना देता है। उसके बाद जो बीड़ी, सिगरेट आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ पास में बैठने वाले को ही पड़ता है। ठीक है। तो बीड़ी, सिगरेट का जो प्रभाव है, वो आसपास में जो भी उसका धुआं जो भी अपने अंदर लेते हैं, उन पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निकोटीन उनके अंदर भी प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। इसी वजह से रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लिखा होता है वो कि भाई धूम्रपान निषेध है।
ठीक है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करने के कारण असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंकड़े दिखाए गए हैं विश्व में प्रतिवर्ष हर साल 60 लाख लोग सिर्फ तंबाकू का सेवन करने की वजह से ही मौत का शिकार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना घातक तंबाकू अपने जीवन के लिए हो सकता है। इसमें से लगभग 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से, तो यहाँ पे जो बात की ये प्रत्यक्ष सेवन की, तो 50 लाख तो जो खुद से सेवन करते हैं वो, तथा 10 लाख वे लोग भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से यानी खुद सेवन नहीं करते, लेकिन जैसे कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, तो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगला जो टॉपिक है मदिरा, एल्कोहल। मदिरा जिसे हम सामान्य भाषा में शराब भी कहते हैं। तो मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ यानी एथिल अल्कोहल होता है। तो एथिल अल्कोहल के बारे में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का जो चैप्टर आता है का हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है, एथेनॉल भी से बोलते हैं, जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको ऑल बोलते हैं। तो इसे एथेनॉल भी बोलते हैं या एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का ये फॉर्मूला है C2H5OH। तो C2H5OH को ही इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न होता है। तो जो अलग अलग प्रकार की मदिराएं जैसे कि होती है विस्की, रम, बियर वगैरह, तो इसमें इसका प्रतिशत अलग अलग होता है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। तो लोगों में मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती हम देख सकते हैं आज के समाज में। आज के जो युवा हैं वो मदिरा तथा नशीले पदार्थों के प्रति बहुत ज़्यादा इसके आदी हो चुके हैं। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो इसके बाद जो है मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव निम्न हैं। तो यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं कुछ कुप्रभाव जो मदिरा सेवन की वजह से अपने स्वास्थ्य पर हो सकते हैं। तो पहला जो प्रभाव है, मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुँचता है। तो जो मदिरा होता है, मदिरा पीने के बाद यह जो अल्कोहल होता है यह रक्त के साथ यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिटिल हैल्डिहाइड में बदल देता है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट, जो कि एक विषैला पदार्थ है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अल्कोहल क्या था। अभी अपन ने देखा है C2H5OH ही अल्कोहल होता है जो कि लीवर में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? अपने यकृत में, और ये यकृत में जाएगा। उसके बाद ये यकृत में जाके वहाँ पे जो अल्कोहल है यानी एथिल अल्कोहल है C2H5OH है। तो जो अल्कोहल उसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा C2H5OH, और ये बदल जाएगा। जो एसिटाल्डिहाइड उसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा OH ग्रुप, जिसको अपन ऑल बोलते हैं या ऑल इसके ग्रुप के पीछे लगा देते हैं, तो इसको ये तो हो गया इथेनॉल और ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। क्योंकि जो अब एसिटिक एसिड आपने अगर पढ़ा हो CH3COOH, तो जो एसिटिक एसिड उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो यानी कि 2 कार्बन जब होते हैं, 2 कार्बन परमाणु जिसमें, तो वो एसिड कहलाता है। उसको अपन हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ लेंगे या फिर इनके वर्गीकरण में इस टॉपिक को अपन कर लेंगे। जो अगला जो दुष्प्रभाव है मदिरा पान का, तो वो होता है अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो अल्कोहल जो होता है अपना सीधा अपने मस्तिष्क पे यानी CNS पे सीधा प्रभाव डालता है। CNS की फुल फॉर्म होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसको ये प्रभावित करता है तथा वहाँ उसकी वजह से अपना शरीर, अपने दिमाग जो है शरीर पर से अपना नियंत्रण खो चुका होता है।
दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। और जो अगला जो दुष्प्रभाव है, अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो जैसा कि अपन ने दूसरे ही पॉइंट में पढ़ लिया कि इसकी वजह से जो मेमोरी लॉस हो जाता है लोगों में, यानी स्मरण क्षमता उसकी कमज़ोर हो जाएगी, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी तथा तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। अगला जो दुष्प्रभाव है इसका चौथे नंबर पर, इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। तो वसीय यकृत रोग में होता क्या है कि जो यकृत में बहुत ज़्यादा फैट, जो अपन ने कल संतुलित आहार में ही पढ़ा था, अपने शरीर के लिए किस प्रकार ये मदद करता है, जो फैट होता है, तो ये वहाँ पे वसा इकट्ठी हो जाती है यकृत के अंदर जाके। तो ये एक रोग जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इस रोग की वजह से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो अपने लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन्स की कमी शरीर में हो जाती है। उसके अलावा पांचवा जो दुष्परिणाम है, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पे इससे व्यक्ति आर्थिक नुकसान तो व्यक्ति को होंगे ही, साथ के साथ समाज में भी उसकी वैल्यूज़, उसके जो उसके लोगों के प्रति उसकी मॉरल्स हैं, वो भी नैतिकता भी उसकी घट जाएगी, ठीक है। अब मदिरा के बाद अगला जो नशीला पदार्थ है वो ओपियम यानी अफीम। तो इसका दूसरा नाम ओपियम पॉपी भी है, या फिर इसका वैज्ञानिक नाम, जैसे अभी जो हमने तंबाकू का वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम पढ़ा था निकोटियाना टोबैकम, उसी तरह जो अफीम है, ओपियम है, इसका भी वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। तो पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त होता है। जो दूध होता है, दूध यानी कि ये एक जैसे आकड़े का पौधा अगर आपने देखा हो तो उसमें जो लेटेक्स निकलता है उसको लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी ये लेटेक्स निकलता है, जो दूध जैसा पदार्थ होता है चिपचिपा सा, वो निकलता है। दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। तो इसके जो दूध में एल्कलॉइड अपन ने पढ़ी ली है, तो एल्कलॉइड जो इसके 30 प्रकार के इसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य जो एल्कलॉइड वहाँ पे इसके नाम दिए गए हैं, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, निकोटीन हो गया, निकोटीन टोबैको में ही पाया जाता है, सोमनिफेरम हो गया और पेपेवरिन, जो कि ये प्रमुख हैं। तो सोमनिफेरम और पेपेवरिन ये इन्हीं के नामों पर आधारित है। जैसे कि पेपेवरिन पेपेवर से आया है, तो पेपेवर के सदस्य जो भी हैं, जो पौधे पेपेवर सोमनिफेरम के, उन सब में पेपेवरिन और सोमनिफेरिन पाया जाता है, ठीक है। और जो कुछ मुख्य जो और भी एल्कलॉइड पाए जाते हैं, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, इनका जो उपयोग है, वैसे तो दर्द निवारक दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्द निवारक दवाइयों में किया जाता है, इस कारण इसकी खेती की जाती है। तो इसीलिए इसकी खेती करना अपने लिए आवश्यक है, ठीक है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग कई लोग द्वारा किया जाता है। तो लोगों को लगता है कि अपने आनंद तथा शांति की अनुभूति के लिए वे ऐसी चीज़ों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें बहुत बड़ी अपनी जान को दे के भी चुकानी पड़ सकती है। तो ये जो नशीले पदार्थ है, ये बहुत ही अपने शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी, तो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसमें चाहे गम हो चाहे खुशी का मौका हो, जैसे होली वगैरह पे भी के अवसरों पर अफीम की मनुहार करने की प्रथा आज भी है। तो वो अफीम को खिलाते या पिलाते, मतलब उनकी कोई प्रथा है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसी प्रथाएं हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती हैं। तो ये भी एक बहुत बच्चों के लिए भी एक बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है। कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को उसका आदी बना देता है, क्योंकि इसके अंदर जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो अपने दिमाग में, अपने तंत्रिका तंत्र को जाके इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि फिर आदमी को या जो इंसान उसका सेवन कर रहा है उसको उसकी लत लग जाती है। और जो निकोटीन होता है, जो एल्कलॉइड होते हैं, ये अपने दिमाग में जाके और लोग इसका फिर ज़्यादा सेवन करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं।
तो परंतु धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी इसकी मात्रा वो अपने आप उनका शरीर इसकी आवश्यकता को उनको दिखाता रहता है, दिमाग को इसकी आवश्यकता महसूस होती रहती है और फिर इसकी मात्रा उनके शरीर के अंदर बढ़ती चली जाती है। अफ़ीम के डोडे फलबित्ती, जो अफ़ीम का डोडा होता है वो उसकी फलबित्ती होती है, उसे उबाल कर पीने की लत भी बहुत लोगों में होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। तो अफ़ीम की वजह से आप एक ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बिगड़ जाती है और वो बार बार बीमार होने लग जाएगा। अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो अगर आपको नशा मुक्ति सरकार ने भी इसके लिए, अगर आपको भी नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो सरकार ने भी इसके लिए नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं। ठीक है, तो जो इसके अलावा जो पन्ने पढ़ लिया, तंबाकू पढ़ लिया और मदिरा पढ़ लिया, एल्कोहल, और ये अभी जो पन्ने पढ़ा ये जो टॉपिक था, उसके अलावा अब जो और भी अफ़ीम पढ़ लिया, इसके अलावा जो और कोई अन्य नशीले पदार्थ जो बचे हुए हैं, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD की फुल फॉर्म होती है ये, आप इसको नोट कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी भी है। तो ये LSD की ये फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। तो ये आप नाम थोड़ा अटपटा सा नाम है, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। अन्य जो पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलित में हैं, युवा इसका प्रयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं या चंगुल में फंस जाते हैं। इनके प्रयोग के दुष्प्रभाव परिवार से विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि, शारीरिक मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। तो जैसा कि अपन ने देखा है कितना मतलब नशीले पदार्थ कितने अपने किस किस प्रकार से हमको हानि पहुंचाते हैं, शारीरिक तथा मानसिक तरीके से अब हमको कमज़ोर कर देते हैं। इसके आगे जो टॉपिक है दवाओं का दुरुपयोग। तो दवाओं का दुरुपयोग जिस प्रकार हमारे देश में होता है, हमने बहुत बार गाँव में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि लोग दवाओं का किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वाले 42% शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन और 6% गांजा तथा 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के आदी हैं। तो जो एशियाई देश हैं जैसे कि दक्षिण एशिया में, वहाँ पे जो एक सर्वेक्षण या सर्वे जब किया गया तो वहाँ पे पाया कि भारत में जो लोग हैं वो 42% शराब पीते हैं, 40% लोग जो नशा करते हैं उनमें से 40% जो लोग हैं 40 या 42% शराब का सेवन करते हैं, 20% लोग अफीम का सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अपने समाज में, आज के समाज में युवाओं को ये जो नशा करने की लत है बहुत बुरी, मतलब अपने जो युवा पीढ़ी को बहुत गलत दिशा में लेके जा रही है। और रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाइयाँ जैसे मॉर्फिन, पैथेडीन और ब्यूप्रीनोरफिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्रोजिपाम और डाइजिपाम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। तो ये जो दवाइयाँ हैं एक रिपोर्ट के अनुसार, ये जो दवाइयाँ हैं मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनोरफिन और ये नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम, तो इनका उपयोग नशे के लिए बढ़ा है। उसी प्रकार इसमें का उपयोग प्रभाव भी बढ़ा है। पंजाब, तो ये जो पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब एक मूवी भी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, उड़ता पंजाब, तो उसमें भी नशे के बारे में ही बताया गया था। तो जैसे पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में हीरोइन का इंजेक्शन लेने का चलन अधिक है। तो जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं वो जो पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में हीरोइन का इंजेक्शन लेने का चलन अधिक है। ठीक है, और बच्चे नशे के लिए थिनर। अब देखिए यहाँ पे कि बच्चे और जो अपने देश में जो लोग हैं वो किस किस हद तक नशे के आदी हैं और क्या क्या अपने नशे के लिए उपयोग में लेते हैं।
जो कि एक बहुत गहन विचार की बात है। बच्चे नशे के लिए थिनर, एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल और गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर पलते बच्चे नशीली दवाओं एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। वे जूता चिपकाने का गोंद तथा करेक्शन फ्लूइड होता है, जो वाइटनर आता है, जिसको अपन मतलब जो गलतियाँ हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट और सूखे इरेजर्स, मार्कर्स और गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। नशे में ज़िंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी और कभी ठीक न होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक व मानसिक समस्याएं मोल ले लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्परिणाम। तो कल अपन ने दूषित जल के दुष्परिणाम भी पढ़े थे और आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा। वो बैक्टीरिया वगैरह, वो प्रोटोजोआ, विषाणु, उनको आप याद कर सकते हैं, जीवाणुओं को। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं पदार्थों में मिलावट के दुष्परिणाम। तो क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं देखते हैं। आज जनसामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाज़ारों में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट ज़रूर है। जनसामान्य की चिंता स्वाभाविक भी है और मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालात और भी ख़राब हैं, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। तो ये एक नोट करने की बात है कि जो आजकल जो दवाइयाँ हैं वो भी, अगर कोई बीमार है और दवाइयाँ अगर वो लेता है तो वो और भी ज़्यादा बीमार हो सकता है। तो वो भी नकली और धड़ल्ले से ये सब चीज़ें बिक रही है। और 30 से 40% सामानों में भी मिलावट हो रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाहें डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल सा टॉपिक है, इसे आप भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो उदाहरण दे रखा है इसमें, जो एग्जांपल यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का ले रखा है, तो कोल्ड ड्रिंक में अपन देखें तो CO2 जो गैस होती है उसको इसके साथ में कंप्रेस करके भरा जाता है। तो वो जो CO2 गैस होती है वो गैस अवस्था से, जो अपन ने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ रखी है, तो वो जो होती है गैस अवस्था से और परिवर्तित हो जाती है द्रव अवस्था में। ठीक है, क्योंकि जब उसको बहुत ज़्यादा दाब पर जब उसको प्रेस किया जाता है, बोतलों के अंदर उसको भरा जाता है, तो फिर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक में मिलाए जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित न होने से इन शीतल पेय में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। तो सरकार ने भी कोई मानक निर्धारित नहीं कर रखे हैं कि भाई जो शीतल पेय होते हैं उसमें किस तत्व की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये एक हमारे देश की कमी भी है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लीडेंट DDT, तो DDT आपने अगर सुना हो, DDT, तो जो DDT है ये मच्छर मारने, जो नगर पालिका की गाड़ियाँ जो होती है वो धुआं करती हुई निकलती है DDT से, तो ये मच्छर मारने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अब इसकी वजह से जो मेलेथियन और क्लोरपाइरीफॉर्म और कैंसर, जो ऐसी प्रजनन संबंधित बीमारियां तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे कम हो जाती है। इसके अलावा जब आगे पेज नंबर 6 पेज यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, 7वें पेज, खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय इसमें फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है। तो जो कोल्ड ड्रिंक को हम जब बनाते हैं तो इसमें फॉस्फोरिक अम्ल भी डाला जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है इसके अंदर लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। इसी तरह इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। तो 0 डिग्री तक जब वो लिक्विड
अपन अगर 0 डिग्री पर भी उसको रखेंगे कोल्ड ड्रिंक को, तो वो आसानी से जमती नहीं है, वो बर्फ़ नहीं बनती है, जिससे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। तो ये एक आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मीठा जहर किसे कहते हैं। तो मीठा जहर आपको याद रखना है, जो मीठा जहर होता है वो इथिलीन ग्लाइकोल को बोलते हैं, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर बोला जाता है। इसी प्रकार बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स के अति अम्लता प्रदान करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक को ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी यानी अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास और अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और इसकी वजह से हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। आगे जो देखते हैं, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS शीशा डाला जाता है। तो शीशा जो वो शीशा नहीं जो मतलब कांच वाला शीशा नहीं होता, ये लेड होता है, ठीक है। और इसका जो चिन्ह होता है लेड का, वो होता है PB, ठीक है। तो लेड को शीशा बोलते हैं हिंदी में। जो कि स्नायु मस्तिष्क, स्नायु यानी कि जो अपना मस्तिष्क तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, और गुर्दे, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। ये बहुत घातक होता है अपने बॉडी के लिए। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न कर सकती है। जो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है कैफीन, जो कि कॉफ़ी में ही पाया जाता है, तो ये अपने लिए अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न कर सकता है। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है। तो होता क्या है, आजकल दूध भी मतलब प्योर नहीं मिल पाता है, जिसके प्रयोग से लाभ कम हानियाँ ज़्यादा हैं। हालत यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच ने यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की भी हालत बहुत ख़राब है। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें। और आजकल मिलावट का दौर तो आप जानते ही हैं। आगे जो है, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी ऑर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है। अब इससे होता क्या है कि ऑयल तो सस्ता हो जाता है, लेकिन वो अपने शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। देसी घी में वनस्पति घी मिलाया जाता है, ठीक है। मिर्ची पाउडर में ईंटों का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, तथा हल्दी में लेड क्रोमेट। तो लेड क्रोमेट जो हल्दी में मिलाया जाता है, क्योंकि ये भी इसी कलर का होता है, तो हल्दी का अच्छा कलर आता है, ठीक है। और पीली मिट्टी, धनिया और मिर्ची में गंधक, गंधक होता है सल्फ़र, गंधक को बोलते हैं सल्फ़र। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, ठीक है। जो तो आगे जो है, गोभी में, गोभी की अगर बात करें तो गोभी में सिल्वर नाइट्रेट, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट जो कि होता है AgNO3। और ये जो अपने कांच होते हैं ना, शीशे, जिनमें अपन अपने चेहरा देखने के लिए उपयोग लेते हैं, उनके पीछे इसकी पॉलिश की जाती है AgNO3 की। दूसरा इसका उपयोग है, जो वोटिंग होती है, मतदान, तो मतदान के अंदर जो स्याही लगाते हैं उंगली पे, तो वो भी सिल्वर नाइट्रेट ही होती है, तो उसका भी उपयोग किया जाता है। तो इसको आप एक बार आप खुद से इसकी रीडिंग लगा सकते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अब, ठीक है। और वरना वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। अब कल से नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, और ये यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कानून है, इसको भी आप एक बार देख लेना। उसके अलावा कोई आप क्वेश्चन करके देखिए, अगर कोई प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और उसके फिर अपन उस पर, जैसे कि ये पहला जो प्रश्न है, ये तो अपन ने पढ़ा ही था, नारू रोग। तो नारू रोग किस वजह से होता है, कृमि से होता है, ठीक है। और राजस्थान में इसका बहुत बुरा प्रभाव था 2002 के लगभग। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है, अपन ने जो पढ़ा था, BP होता है 120 सिस्टोल और 80 डायस्टोल होता है, ठीक है। और तंबाकू किस कुल का पादप है। तो तंबाकू अपन ने पढ़ा था कौन से कुल का जो पादप है। तो जो तंबाकू है वो सोलेनेसी कुल का जो पादप होता है, ठीक है।
और जो मदिरा का मुख्य घटक होता है वो होता है एथिल अल्कोहल, जो अपन ने पढ़ा था C2H5OH। ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग तो घेंगा रोग जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से होता है। इसके अलावा जो बाकी के प्रश्न हैं वो आप खुद भी हल कर सकते हैं, तथा जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उस पर एक और वीडियो बना देंगे अच्छे से उसको समझा के। और अभी नेक्स्ट वीक से देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा PDF में थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ाने में, तो नेक्स्ट वीक से या तो अपन ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और तब तक हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को द आर्ट ऑफ साइंस, और करते रहिए। जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है लॉकडाउन के घर बैठे आपको, उसमें आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, और जो आपने पहले की जो तैयारी कर रखी है उसमें और भी अच्छे आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।